नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले आप सभी को क्लियर कर देना चाहूंगा बच्चों कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये तीनों के लिए आपका एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया है। आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि तीनों के लिए अलग अलग मॉडल पेपर है। तीनों को आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और उसी के अनुसार आपका मॉडल पेपर को जारी किया गया है। सिर्फ आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों वो अलग अलग दिन होता है। साइंस और कॉमर्स वालों का एक ही दिन होता है और आर्ट्स वालों का जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों वो अलग दिन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, एक छात्र के द्वारा 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है, तो मध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सीधा सीधी आपको मध्य यहाँ पे ज्ञात करने को बोला जा रहा है बच्चों। तो मध्य बराबर क्या होता है? मध्य बराबर आपका होता है बच्चों कुल आंकड़ों का जोड़ बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। x बराबर क्या होता है? x से किसको दर्शाया जाता है? आंकड़ों को। देखिए आपका आंकड़ा दिया हुआ है 10, 20, 15 और 5 और सिग्मा x से क्या दर्शाया जाता है? आंकड़ों को, योग को दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब सिग्मा का मतलब ही क्या होता है? एड, यानी कि सम होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो इस सिग्मा x के द्वारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंकड़ों के योग को दर्शाया गया है, यानी कि 10, 20, 15, 5। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 50 आएगा। अब देखिए मध्य बराबर, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया कि मध्य बराबर क्या होता है आपका? सिग्मा x, यानी कि आंकड़ों का कुल योग होता है बटा आंकड़ों की संख्या होता है। यानी कि आंकड़ों की संख्या को किससे दर्शाया जाता है? n से दर्शाया जाता है। तो वही आपका फार्मूला लिखा गया है। तो सिग्मा x बराबर क्या होता है बच्चों? 50। यहाँ पे आपका देखिए इसको जोड़ करके कितना आएगा? 50 आएगा। और आपका कितना पद दिया हुआ है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 50/4 हो गया। मतलब एवरेज आप लोग जिस प्रकार से निकालते हैं, औसत जिस प्रकार से निकालते हैं, उसी प्रकार से मध्य भी निकाला जाता है। तो 50/4 कितना हो जाएगा बच्चों? 12.5 हो जाएगा। तो मध्य बराबर वही प्राप्तक मध्य बराबर कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब एवरेज जिस प्रकार से आप लोग निकालते हैं उसी प्रकार से आपका मध्य निकालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, लोरेंज वक्र क्या है? तो थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है? एक प्रकार का वक्र है। तो ये इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इसका क्या यूज है, थोड़ा समझिएगा बच्चों। देखिए किसी भी देश की आर्थिक क्षमताओं के बारे में यह हमें जानकारी देता है। मतलब वहां पे संसाधनों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे हमको जानकारी इस लोरेंज वक्र से मिलती है बच्चों। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लोरेंज वक्र अपीकरण ज्ञात करने की एक बिंदु रेखीय रीति है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम मैक्स वो लोरेंज ने आय एवं धन के वितरण को ज्ञात करने के लिए किया था। किसने किया था बच्चों? मैक्स वो लोरेंज ने किया था। इस वजह से इस वक्र का नाम क्या पड़ा? लोरेंज वक्र पड़ा। किसके लिए किया था? आय एवं धन के वितरण को ज्ञात करने के लिए पड़ा था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह हमें बताता है किसी भी देश में वहां पे धन का वितरण किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में यह हमें बताता है बच्चों। क्लियर है? आप लोग समझते चलिए, समझिएगा जितना ज्यादा उतना अच्छे से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख पाइएगा बच्चों। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है बच्चों, आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान है बच्चों। आप लोग सुने होंगे कि इस वर्ष गेहूं की जो उत्पादन हुआ वो थोड़ा दुगुना हुआ, यानी कि डेढ़िया हुआ। इस प्रकार से सुने होंगे कि नहीं? नहीं, कुछ ज्यादा हुआ। तो ये किसके तुलना में कहते हैं? तो कुछ तो हम लोग आधार मानते होंगे, कुछ तो हम लोग मानते होंगे कि मान के चलते एक तरह से 2020 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ बच्चों? 100 केजी हुआ। ठीक है, और 2021 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 250 केजी हुआ। ठीक है, 250 केजी हुआ। तो क्या कहेंगे हम कि इस बार गेहूं का जो उत्पादन हुआ वो 2.5 गुना हुआ। ठीक है, तो 2.5 गुना हुआ। तो किसकी तुलना में कह रहे हैं हम? ये 2019 की तुलना में हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधार वर्ष किसको माना गया है? 2019 को माना गया है। इसी को क्या कहा जाता है? जिसकी तुलना में हम लोग बोलेंगे उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? आधार वर्ष कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार बनकर के हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत ही सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है आपका, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का नाम लिखिए। मतलब गरीबी को के निवारण के लिए, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाई गई है,
उनमें से एक योजना का आपको यहाँ पे नाम लिखना है बच्चों। तो उस योजना, बहुत सारी योजना है, मैंने एक यहाँ पे लिख दिया है मनरेगा। मनरेगा आप लोगों ने सुना होगा, जो मिट्टी उट्टी करता है, बोल मनरेगा में पैसा फंस गया, मुखिया फंड से आता है ना मनरेगा जी। तो मनरेगा को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म उसका क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये अधिनियम आपका 2005 का है। ठीक है, लेकिन ये आपका लागू कब से हुआ था, 2 फरवरी 2006 से यह लागू हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका निर्धनता निवारण करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम में से एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखाइए। तो शिक्षा में जो निवेश करेंगे ये क्या है, मानव पूंजी के निर्माण का एक स्रोत है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा बच्चों। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से एक थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, नाबार्ड की जो स्थापना है बच्चों वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुआ था बच्चों। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है आपका, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था। तो किस देश में, चीन में शुरू किया गया था, और कब शुरू किया गया था उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1958 में शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब चलते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, यहां से आपका 3 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, मध्यिका की तो 2 गुण एवं 2 दोष लिखना है, यानी कि उसका 2 लिमिटेशन लिखना है और 2 जो दोष है उसको लिखना है। ठीक है, ये गुण है उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मध्यिका के पहले हम लोग गुण को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यह वितरण के मध्य मूल्य को व्यक्त करता है। ये क्या करता है, वितरण के मध्य मूल्य को व्यक्त करता है बच्चों। उसके बाद देखिए, यह समझने तथा गणना करने में सरल है, मतलब बहुत ही सरल है, जिससे बहुत ही आसान है इसको समझने और गणना करने में। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, 2 ही आप लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 बता दे रहा हूं, जो आपको याद है वो एग्जाम में आप लोग लिखिएगा। इसे बिंदु रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इसको ग्राफ के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किसको, मध्यिका को। ये इसका 3 गुण हो गया बच्चों, 2 ही लिखने बोला है, 2 ही लिखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए इसका दोष, मतलब इसमें क्या क्या हानियां हैं सो देखिए मध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना जरूरी है। ऐसा करना कई बार कठिनाइयों का सामना बन जाता है, तो ये इसकी क्या हो गया, ये आपका दोष हो गया बच्चों। दूसरा दोष देखिए, यह श्रेणी में सभी आंकड़ों पर नहीं होता है, मतलब ये श्रेणी में सभी आंकड़ों पर नहीं होता है, ये दूसरा आपका दोष हो गया। तीसरा दोष है बच्चों, इसका प्रयोग अग्रिम बीजगणितीय कार्यों में नहीं किया जा सकता। देखिए अभी आप यहाँ पे देखें क्या हुआ, बिंदुए जो आपका देखिए बिंदु रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अलजेब्रा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बीजगणितीय के कार्यों में नहीं किया जा सकता है, ये इसका दोष हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों 11 नंबर का यहाँ पे जो 9 और 10 है बच्चों, 9 और 10 आपका क्या था, न्यूमेरिकल प्रश्न था। ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तीनों सेट का। उसमें सेट 1 में भी मैंने आपका न्यूमेरिकल को छोड़ दिया है। ठीक है, तो सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों में आपका एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मतलब सिर्फ वैल्यू को चेंज किया गया है, एक ही आपका सारा में न्यूमेरिकल एक ही है। ठीक है, तो एक ही जगह आपको बताएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए कि सर ने न्यूमेरिकल नहीं बताया, आपको व्हाइट बोर्ड में न्यूमेरिकल को बताया जाता है, नहीं तो इसी में बताएंगे, लेकिन अच्छा से न्यूमेरिकल को बताएंगे। ठीक है बच्चों, वहां से आपको एक बताएंगे तो सारा आपके आप समझ में आ जाएगा, और एक सेट का आप मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, 2 सेट का मैं बताऊंगा और एक सेट का आपको बनाना होगा, अगर एक ही जैसा प्रश्न आता तो। ठीक है बच्चों, तो 9 और 10 न्यूमेरिकल था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, उसको एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए बच्चों, सूचकांक क्या है, 11 नंबर का प्रश्न, सूचकांक की कोई 3 लाभ बताइए। तो सूचकांक किसे कहते हैं, पहले वो समझिए। सूचकांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, निर्देशांक। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो यह एक प्रकार का विशेष प्रकार का माध्य होता है बच्चों, जिनके द्वारा संख्याओं को किसी इस समूह की सामान्य प्रवृत्ति में मापा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि जो भारत का प्रेस इंडेक्स है, उसमें भारत 139वां नंबर में आ रहा है। मानव विकास इंडेक्स में भारत का नंबर कितना है, 89 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये माप को दिखाता है आपका कितना क्वालिटी है, उसको ये दिखाता है बच्चों, उसको मतलब माध्य को ये मापा जाता है, जिनके द्वारा संख्याओं के समूह को समय प्रवृत्ति में मापा जाता है और इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका लिखा गया बच्चों। तो यहाँ पे सूचकांक के लाभ को आपको बताना है कि इसका क्या क्या लाभ है, सो आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, पहला इसका लाभ कि देखिए मुद्रा के मूल्य की माप है। देखिए
इस सामान्य मूल्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन से मुद्रा शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को अनुमान लगाया जाता है। मतलब किस प्रकार का परिवर्तन होता है इसका अनुमान सूचकांक से लगाया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका है लाभ इसका, आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। रहन सहन संबंधित सूचकांकों की तुलना करके समाज के वर्ग में रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर कितना है, 83 है। मतलब ये प्रत्येक साल जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक को, मतलब इंडेक्स को ये क्या किया जाता है, प्रत्येक साल जारी किया जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, प्रत्येक साल घटते रहता है। पहले भारत का 13वां नंबर में था, फिर 25वां में 50वां नंबर, मतलब 85 नंबर में आया, फिर 89 नंबर में आ गया, मतलब बढ़ते घटता रहता है। तो इससे क्या पता है कि समाज में किस प्रकार से मानव विकास, मतलब भारत में मानवों का में किस प्रकार से परिवर्तन देखा जा रहा है, शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन देखा जा रहा है। इससे क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ। ठीक है, स्थिति में तुलना किया जाता है। तो पिछला साल में जो परिवर्तन हुआ अभी जो है उसमें क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि बढ़ा कि घटा। ये इसका फायदा हो गया। तीसरा फायदा देखिए बच्चों, मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता। सूचकांक वास्तविक आय, यहाँ पे आय होगा, ठीक है, आय में होने वाली परिवर्तन का सूचक है। अतः मजदूरी एवं वेतन के निर्धारण में इनसे बहुत ही अधिक सहायता मिलती है। मतलब जो आय है बच्चों, आय वो मजदूरी का निर्धारण है, कितना पैसा देना चाहिए किस कैटेगरी में, तो आय के बारे में ये इससे हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। तो ये 3 इसका लाभ हो गया बच्चों। ठीक है, 12वां प्रश्न है बच्चों, निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, निर्धनता का मतलब क्या होता है, गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि काउंट करते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, और इसमें एक स्तर फिक्स किया जाता है, एक कट ऑफ फिक्स किया जाता है कि मान के चलते हैं अगर आपका आय 1000 से ऊपर है बच्चों तो आप लोग गरीब नहीं कहलाएंगे। अगर आपका आय 1000 से कम है तब आप गरीब कहलाएंगे और आप लोग बीपीएल के अंतर्गत आएंगे। बीपीएल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, बिलो पुअर्टी लाइन। बीपीएल क्या होता है, बीपीएल के अंतर्गत जो आते हैं उसे गरीब माना जाता है, और बीपीएल के अंतर्गत जो नहीं आते बच्चों उसे क्या माना जाता है, वो गरीब नहीं माना जाता है। ठीक है, तो और सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत क्या कहते हैं, इसमें हम लोग तुलना करते हैं कि किसी देश में संसाधनों का वितरण किस प्रकार से है, किसमें मतलब कितने लोगों का आय कितना है, ठीक है, कितने प्रतिशत लोगों का आय कितना है, राष्ट्रीय आय में उसकी भागीदारी कितनी है, उसके बारे में तुलना किसमें करते हैं, सापेक्ष निर्धनता में करते हैं। और निरपेक्ष निर्धनता में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, उसमें एक स्तर फिक्स किया जाता है, कट ऑफ फिक्स किया जाता है कि इससे अगर आपका ज्यादा आय है तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे, इससे अगर आपका कम आय है तो आप गरीब माने जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखिए सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के मध्य पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग में लोगों का जीवन स्तर या निर्वाह स्तर नीचा होता है वे उच्च जीवन स्तर और निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी की जा सकती है। जो असमानता पाई जाती है, ठीक है ना, कि जैसे कि आप समझ सकते हैं जो देश के बच्चे, देखिए यहाँ पे उदाहरण लिया गया है। उदाहरण के लिए भारत में निम्न स्तर के 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में केवल कितना प्रतिशत भागीदारी है बच्चों, 8.1% भागीदारी है। और ऊपरी स्तर से 20% लोगों को राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत भागीदारी है, 45.3% भागीदारी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो ऊपर के यानी कि जो 20% अमीर लोग हैं उसको राष्ट्रीय आय में कितना भागीदारी है, 45.3% भाग है। और जो 20% गरीब लोग हैं बच्चों, ठीक है, उसका राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत भागीदारी है, आपका 8.1% है। ठीक है, तो तुलना करने के लिए इसका क्या जाता है। और निरपेक्ष निर्धनता देखिए बच्चों, भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता लाइन यानी कि पुअर्टी लाइन की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस बिंदु यानी कि कट ऑफ पॉइंट से है जिसमें प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन का तथा अनिर्धन में विभाजित करता है, मतलब गरीब और अमीर में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए भारत में 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र तथा 1000 रुपया शहरी क्षेत्र में प्रति माह उपभोग पर खर्च करने वाली लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। ठीक है, निर्धनता रेखा से की नई परिभाषा के आधार पर 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात कितना था, 21.9% था बच्चों। ठीक है, निरपेक्ष निर्धनों की कुल संख्या के रूप में भारत का विकास
भारत का किस पर, विश्व पर, यहाँ पे होगा विश्व पर, ठीक है, विश्व पर 21.9 निर्देश निर्धन ये विश्व में 50% के बराबर है। मतलब भारत में 21.9% जो निर्धन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं बच्चों, वो विश्व के 50, विश्व के आधे व्यक्ति मतलब भारत में ही गरीब है। ठीक है बच्चों, भारत का 21.9% जो गरीब व्यक्ति हैं वो विश्व के 50% गरीब व्यक्ति के बराबर है। ये आपका हो गया निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, कृषि विपणन से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे विपणन जो आपका है वर्ड, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे कि विपणन है क्या। और इंग्लिश में अभी जैसे बताएंगे इंग्लिश वर्ड, मतलब इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होता है, तुरंत ही आप लोग तुरंत हाँ समझ गए सर। इसके देखिए कृषि विपणन का इंग्लिश में क्या होता है, कृषि मार्केटिंग, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। विपणन का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से आप लोग समझ गए होंगे बाजारी से, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहले समझिए कृषि का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी भी पौधे तो कह सकते हैं फसल को रोपने यानी कि उसे लगाने से लेकर के उसे काटने तक जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। उसके बाद उसको झाड़ने, उसको बाजार में ले जाने, ठीक है, हार्वेस्टिंग का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसका क्या अभिप्राय है वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं बच्चों, जिसे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं की खेती किए बच्चों, ठीक है, गेहूं का खेती किए तो गेहूं के पहले बीज बोते हैं, ठीक है, उसको लगाते हैं, उसमें पानी पटाते हैं, मतलब जो उसको पकने तक जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। उसके बाद पकने के बाद क्या करते हैं, उसको काटते हैं, काटना तक आपका कृषि में आएगा, ठीक है। काटने के बाद उसको क्या करते हैं, उसका साफ सुथरा करते हैं, उसको बोरा में पैक करते हैं, मार्केट ले जाते हैं, मार्केट के बाद ले जाकर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये जो काटने के बाद जो प्रक्रिया हुआ आपका, उसको क्या कहेंगे, विपणन कहते हैं, उससे मार्केटिंग कहते हैं बच्चों। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण, वितरण शामिल है। पहले क्या करते हैं, काट के हम लोग संग्रहण करते हैं, भंडारण करते हैं, उसके बाद प्रसंस्करण करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद परिवहन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको बाजार में ले जाते हैं, बाजार में ले जाकर के क्या करते हैं, बेचते हैं। तो बेचते हैं तो पैसा का लेन देन होता है, तो बैंकिंग भी होता है। बैंकिंग होने के बाद क्या कहता है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वितरण की प्रक्रिया होती है ये कृषि विपणन कहलाता है बच्चों। देखिए भारतीय कृषि बाजार असक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत मूल्य यानी कि एमपीएस, ठीक है, एमएसपी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि के संसाधन पूर्व क्षेत्रों के लिए अधिक लाभान्वित किया है। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संस्थाएं काफी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करती। ये इसका दोस्त हो गया बच्चों, इतना लिखिएगा आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है? साख का मतलब क्या हुआ, कर्ज, ठीक है। तो कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अपने से सोचिए आप लोग। इकोनॉमिक्स को अपने दैनिक जीवन से आप लोग रिलेट कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग दैनिक जीवन से रिलेट कीजिएगा बच्चों उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा बच्चों। तो साख की आवश्यकता, कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? खाद बीज खरीदने के लिए। तो देखिए इन्हें खाद बीज खरीदने के लिए, मजदूरी चुकाने के लिए तथा ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए अल्पकालीन साख की जरूरत पड़ती है। देखिए साख जो आपका होता है, कर्ज आपका 3 प्रकार के होता है, अल्पकालीन कर्ज होता है, मध्यकालीन कर्ज होता है और दीर्घकालीन कर्ज होता है। तो अल्पकालीन कर्ज किसके लिए पड़ता है बच्चों? ब्याज चुकाने के लिए, मजदूरी देने के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्यकालीन कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए उन्हें किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र, हल बैल आदि खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इसके लिए क्या पड़ता है, मध्यकालीन कृषि साख की आवश्यकता पड़ती है, कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। अब दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता कहां पड़ती है? सो देखिए बच्चों, देखिए और दीर्घकालीन साख की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दीर्घकालीन साख की जमीन खरीदने के लिए, ठीक है, बड़े लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है आपका जमीन खरीदने के लिए, तो कोई भी बड़ा ट्रैक्टर खरीदने के लिए जहां पे ज्यादा पैसा लगेगा वो क्या होगी, दीर्घकालीन कर्ज की वहां पे आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए 17 नंबर का आपका, उसके बाद 15 स्वेल्डो आपका न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल को मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में कोई संबंध है? तो अगर है तो समझाइए। तो संबंध तो है बच्चों। आप लोग सुनते होंगे अगर बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी से ही गरीबी आता है। गरीबी, निर्धनता का मतलब समझिए जिसके पास धन नहीं है, गरीब है। तो बेरोजगारी के कारण ही तो धन नहीं आता है ना। लोग बेरोजगार होते तभी तो वो गरीब रहते हैं। तो इसके अंदर तो संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से पाया जाता है? सो देखिए निर्धनता और बेरोजगारी के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। मतलब डायरेक्ट आप जितना ज्यादा बेरोजगार होते जाएंगे उतना ही आपके यहाँ धन की कमी होती जाएगी, उतना ही आप निर्धन होते जाइएगा, ठीक है। बेरोजगारी के कारण गरीबी पैदा होती है तथा बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती है। बेरोजगारी गरीबी का संकेत है जो भूख, अवसाद, ऋणग्रस्त,
आदि की ओर ले जाता है। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे कमाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है और वो स्वयं और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। वह और उसका परिवार गुणवत्ता शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं का लाभ नहीं उठा सकता है तथा उनके पास आय अर्जन की कोई धन उपलब्ध नहीं होता है। बेरोजगारी के कारण क्या, अगर आप बेरोजगार हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं क्या, मतलब आपके पिताजी बेरोजगार हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं क्या, पैसे ही नहीं रहेंगे तो पैसा का पढ़ने के लिए कहाँ बड़ा स्कूल जाइएगा कि, तो इससे फिर अच्छे डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते हैं। तो ये प्रभाव होता है बेरोजगारी का कारण और निर्धनता का यह संबंध है बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं, थोड़ा फिगर के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे चक्र बना करके कि किस प्रकार से यह संबंधित है। देखिए बच्चों, देखिए बेरोजगारी आएगा सबसे पहले, तो बेरोजगारी से क्या होगी, आय में कमी होगी, पैसा आप कमाएंगे नहीं तो आय में धीरे धीरे आपका कमी होगा। आय में कमी होगा तो क्या होगा, जो आधारभूत आपकी आवश्यकता है उसे आप आधारभूत आवश्यकता मतलब खाने पीने में आप थोड़ा कमी जो होगी बच्चों, उससे क्या होगी, उसे पूरा करने में क्या हो जाएंगे, असमर्थ होंगे। असमर्थ होंगे तो उससे क्या होगी, निर्धनता में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप निर्धनता में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे तो क्या आप अच्छी शिक्षा को ज्ञान कर सकेंगे, अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे, तो वही हुआ यहाँ पे शिक्षा और कौशल में कमी आएगी। तो ये ही इसी प्रकार से आपका चक्र चलते रहेगा और आपकी पीढ़ी क्या होगी, पीछे चलते जाएगा। आप लोग सुने होंगे किसी पीढ़ी में किसी के घर में अगर एक व्यक्ति का नौकरी लगता है तो वो 7 पीढ़ी को सुधार देता है। क्या सुधार देता है कि उसका नौकरी लगता है तो उसका बाल बुतरू यानी कि जो बेटा उठा होता है बच्चों, वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर से वो नौकरी लेता है। तो इसी तरह से चलते रहता है। ठीक है, एक आप नौकरी लीजिए, आपका पूरा पीढ़ी 7 पीढ़ी सुधर जाएगा। सुनिए तो कहावत कोई बुरा नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ ना उसमें तर्क से ही यह कहावत कहा जाता है। तो 17 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है बच्चों, भारत में मानव पूंजी निर्माण के मुख्य समस्याओं का व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या समस्या है, देखिए बच्चों, भारत जैसे देश मानवीय पूंजी निर्माण की विशेष भूमिका होती है, किंतु इस मानव पूंजी निर्माण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है जो निम्नलिखित है। पहला क्या समस्या है, देखिए निम्न प्राथमिक क्षेत्र क्या है, निम्न प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित इस संरचना आदि के सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण मानवीय पूंजी निर्माण का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, परिणाम स्वरूप मानव पूंजी का निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, पहली ये समस्या होगी। दूसरी समस्या आपका है बच्चों, क्षेत्रीय विषमताओं का होना। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्या, हाँ देखिए, मानव पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्रीय विषमताओं विशेष बाधा पहुंचाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में इस तरह की विषमताएं बहुआयात में देखी जाती है, जैसे कि शहरों में शिक्षा स्वास्थ्य विशेष रूप से पाई जाती है, जबकि ग्रामीण में अल्पसंख्यक इनकी बुनियादी सुविधाएं के लिए तरसते हैं। मतलब क्षेत्रीय विषमताओं, देखिए शहर में अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं, और जो आपका ग्रामीण क्षेत्र बच्चों यहाँ पे अच्छे स्कूल ही नहीं होते हैं, सिर्फ सरकारी स्कूल होते हैं और यहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं होती। ये आपकी होगी क्षेत्रीय विषमता। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपका है अपर्याप्त वित्त का ना होना, यानी कि पर्याप्त वित्त का ना होना, यानी कि अपर्याप्त वित्त का होना। मतलब जैसे कह सकते हैं जो होता है बच्चों, आपका पास पर्याप्त पैसा ना होना। ठीक है, वित्त का मतलब समझ लीजिए पैसा। तो देखिए देश में मानव पूंजी का निर्माण उस देश के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष भूमिका निभाते हैं, लेकिन पर्याप्त वित्त के अभाव में मानव पूंजी की समस्याएं आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये मानव पूंजी की क्या समस्या है, तीसरी समस्या। उसके बाद देखिए बच्चों, चौथा समस्या है निम्न उत्पादकता का होना। चूंकि मानवीय पूंजी निर्माण के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसमें विनियोजित तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण देकर के हम उत्पादन में अभूतपूर्व सुधार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका जनसंख्या वृद्धि। देश में व्यापक जनसंख्या के लिए जितनी मानव पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, जनसंख्या इसके अनुपात में कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। अतः समस्या यह एक बड़ी समस्या बनकर के सामने उभर रही। तो ये 5 समस्या आपकी थी बच्चों, 5 लिख लीजिएगा, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, धारणीय विकास क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो सतत पोषीय विकास आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, तो वही है आपका धारणीय विकास। धारणीय विकास में क्या होता है बच्चों, जो हमारे संसाधन अभी उपलब्ध है, कोयला जो हमारे संसाधन है, पानी है, ठीक है, तो इसका उपयोग हमको इस प्रकार से करना है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका उपयोग हम लोगों को करना है, वही आपका धारणीय विकास बताता है। तो देखिए बच्चों, धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेंट लैंड ने
1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट में विश्व संरक्षण नीति में किया था, रणनीति में किया था बच्चों। तो इसका पहली बार प्रयोग क्या किया था, किसने किया था, ये आपका ये रिपोर्ट किसने, ये अवधारणा किसने पेश किया था, ये हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए इसकी आप परिभाषा देखते हैं। तो विभिन्न लोगों ने विभिन्न परिभाषा दिया है। तो हम यहाँ पे दो परिभाषा मुख्य रूप से आपको बताएंगे। पहला वुडलैंड की आयोग की जो परिभाषा है उसको बताएंगे। दूसरा आपको बताएंगे बच्चों जो 1987 ईस्वी में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो पेश की थी उसमें जो परिभाषा दिया गया है उसको बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिखिएगा ना बच्चों तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो देखिए पहले देख लेते हैं वुडलैंड की आयोग की परिभाषा। देखिए विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं, भावी पीढ़ी की क्षमता, उपयोगिताओं की से समझौता किए बिना पूरी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, धारणीय विकास कहते हैं। मतलब इस प्रकार से हमको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो आने वाले आपकी पीढ़ी है उसको दिक्कत ना हो, उसको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ा हो, ये इन्होंने परिभाषा दिया। उसके बाद देखिए 1987 ईस्वी में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर में रिपोर्ट में एक क्या परिभाषा दिया, सो देखिए बच्चों। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की क्षमताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता है। ये उसकी परिभाषा था। अब देखते हैं उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर धारणीय विकास के क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको अगर धारणीय विकास को हम लोग देखते हैं बच्चों तो इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या फायदा है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला मानव को प्रमुख स्थान। धारणीय विकास की प्रक्रिया में व्यक्तियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस प्रकार धारणीय विकास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति भावी विकास के समझौताओं को किए बिना करता है। इस प्रकार धारणीय विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ियों के विकास को भी ध्यान रखा जाता है। ये इसकी विशेषता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान रखा जाता है। अभी हम लोग सारे संसाधन को, कोयला को खत्म नहीं कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, रखा जाता है इसमें। उसके बाद देखिए दूसरा विशेषता समानता पर जोर। यह वितरणात्मक अंतर श्रेणी विभिन्न पीढ़ियों के बीच और अंतर पीढ़ी एक पीढ़ी के विभिन्न वर्गों के बीच समानता का पर जोर देता है। धारणीय विकास समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संकल्पना को प्रत्येक व्यक्ति को न केवल कुछ विशेष अधिकार व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। उसके बाद देखिए इसका तीसरी विशेषता है मानव विकास। देखिए बच्चों, धारणीय विकास में गरीबी को कम करने के लिए रोजगार पर, सामाजिक एकीकरण, पर्यावरण और नवीकरण पर जोर देने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक विनियोग की आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। उसके बाद देखिए चौथा है पर्यावरण का संरक्षण। मतलब हमको पर्यावरण को नष्ट नहीं करना है, ये धारणीय विकास की विशेषता है बच्चों। देखिए विकास की लागत, विशेषकर पर्यावरण हानि की लागत के बारे में ध्यान में दिया जाना चाहिए। अतः पर्यावरण के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अतः धारणीय विकास प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल होती है बच्चों। ये होगी चौथी विशेषता। अब देखते हैं कि धारणीय विकास की आवश्यकता क्यों है बच्चों। तो देखिए धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकता है। इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, सो देखिए। पहला है मानव जनसंख्या के पर्याप्त धारण क्षमता को स्तर तक सीमित करना। मतलब जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसको हमें सीमित करना है, एक मतलब ज्यादा बढ़ाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आपका प्रौद्योगिकी विकास प्रगति और अगाध निपुण में ना हो और अगाध उपयोगी हो बच्चों। तीसरा आपका है गैर नवीकरणीय संसाधनों के अक्षय नवीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये तीसरा विशेषता है। चौथा देखिए, चौथा कारण देखिए बच्चों, प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं को सुधार के लिए किया जाना चाहिए। ये इसकी क्या होगी बच्चों, आवश्यकता होगी धारणीय विकास की। अगर हम लोग प्रदूषण में जो अक्षमताओं के कारण जो मतलब आपका जो ओजोन परत बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें हम लोग सुधार करते हैं तो धारणीय विकास अच्छा से हो पाएगा। अब देखते हैं कि धारणीय विकास की क्या क्या शर्तें बच्चों। तो देखिए यहाँ पे धारणीय अथवा सतत विकास की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है। पहला है बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए सतत विकास में की पहली शर्त यह है कि देश में गैर पुनरुत्पादनीय और पुनरुत्पादनीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। ये आपका हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है आपका, ये दूसरा शर्त इसका है बच्चों प्रदूषण रहित विकास। मतलब प्रदूषण को नहीं फैलाना है, वही यहाँ पे लिखा गया है। वायु प्रदूषण को नहीं फैलाना है, ध्वनि प्रदूषण को नहीं फैलाना है, ना ही मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण हमें करना है। और हमें जो हरित GNP यानी जो आपका है
अरे आप लोगों ने ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा होगा बच्चों, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना है। ये दूसरा इसका शर्त हो गया। तीसरा शर्त है बच्चों, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। देखिए सतत विकास में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को पर जोर दिया गया है, ताकि दीर्घकालीन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पर दर से विकास वृद्धि हो, साथ ही साथ लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। तो कौन कौन से कार्यक्रम है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों, चौथा इसका जो शर्त है वो है आत्मा या अस्थिर सॉरी बच्चों, थोड़ा मतलब आधा घंटा हो गया, ठीक है, उस समय से आपका भूखते हैं, उस वजह से मतलब बोलते हैं, इस वजह से थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए आत्मा एवं अस्फूर्ति अवस्था, यानी कि इंग्लिश में टेक ऑफ स्टेज। देखिए बच्चों, प्रोफेसर रोस्ट्रोव के अनुसार सतत विकास की स्थिति आत्मा अस्फूर्ति अथवा टेक ऑफ स्टेज को पार करने से पश्चात ही उत्पन्न होता है। ये आपका हो गया चौथा शर्त बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आत्मा और स्फूर्ति अवस्था को पार करते हैं तभी आप धारणीय विकास अच्छा से धारणीय का विकास अच्छा से हो पाएगा, यानी कि संसाधनों का बचत हो पाएगा और आने वाली पीढ़ियों की समझ मतलब बच पाएगा उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। आपका न्यूमेरिकल का अलग वीडियो आएगा, पहले हम लोग सेट 3 को देख लेंगे। सेट 3 आपका कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको इकोनॉमिक्स को यहाँ पे समझाया जाएगा। और आपका कोई और कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन सा सब्जेक्ट का आपका सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।